एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, एक बहुत ही बड़ा सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेहनत से तैयारी करते हैं ना, वो चाहते हैं कि एग्जाम में कोई ऐसी गलती ना हो जिनको अगर कोई स्ट्रेटजी जो पता हो, जिसके पता होने से वो बेहतर कर सकते हैं, वो छूटने ना पाए। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे 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 पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो यकीनन आपकी तैयारी में बहुत ही ज्यादा एड ऑन करेगी। आपकी जो कमियां हैं, जो कोई मिस्टेक्स आपसे अनजाने में हो सकती है, उन चीजों को दूर करेगी। कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी। इन दोनों चीजों पर, डूज एंड डोंट्स पर हम बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश का एक एक चीज आपको मेरी क्लासेस में सीखने को मिलेगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। आज की जो ये वीडियो है, ये केवल इंग्लिश पे नहीं है बच्चों, बल्कि ये इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस या जिस भी एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके काम की है। तो सेशन पूरा देख कर जाइएगा, बहुत कुछ आप लेके जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हाउ शुड वन अप्रोच क्वेश्चंस इन एन एग्जाम। अब आपके सामने सबसे पहली चीज है, बिफोर द एग्जाम आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम से पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सुनिए, पहला पॉइंट कहता है स्टे काम एंड फोकस्ड। बहुत सारे लोग जो घबराहट में परेशान हो जाते हैं ना, एंग्जाइटी रिड्यूस करता है आपकी मेमोरी रिकॉल को और आपकी रीजनिंग एबिलिटी को। इसलिए कभी भी किसी भी चीज पर पैनिक नहीं करना है, आपको फोकस्ड होना है, आपको एंग्जाइटी से दूर रहना है। बच्चों, अगर आप टेंशन में आ जाओगे ना, जैसे आप देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि एग्जाम लेट से शुरू हो रहा है। अब एग्जाम अगर 10 मिनट भी लेट से शुरू हो रहा है मेरे बच्चे, तो वहां पर एक अलग सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अरे बाप रे, अभी तक हमारा शुरू ही नहीं हुआ। एक अलग से जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, वो आपके एग्जाम को खराब करा देगा। तो कोशिश करिए किसी भी तरीके से, कोई भी कंडीशन हो जाए, कोई भी कंडीशन किसी भी हद तक कुछ हो जाए, आप अगर वहां पर हैं तो आपको एंग्जाइटी का शिकार नहीं होना है। अपने को काम डाउन रखना है, अपने को काम डाउन रखना है। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। दूसरी जो बहुत अहम चीज है, वो अपने आप को समझा के रखिए कि आपको इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्यों इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, अभी आपको बताएंगे हम। क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो कैसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपसे हो सकती हैं, और ये सिली मिस्टेक्स आपको सेलेक्ट होने से दूर कर सकती हैं। वो चीज पर भी हम यहां पे चर्चा करेंगे दोस्तों। अब आते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के दौरान क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 स्टेप्स है जिस पर आपको फोकस करना है। जैसे पहला नंबर पे है स्किम थ्रू द पेपर। आप पहले पेपर की स्किमिंग कर लीजिए, यानी कि स्पेंड 3 से 5 मिनट क्विकली स्कैनिंग ऑल क्वेश्चंस। ये पार्ट देखो अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ना, तो आप इस चीज से आप दूर रह सकते हैं। किसी पेपर में अगर आप जाते हैं, किसी पेपर का कोई पर्टिकुलर, जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अलग अलग पेपर के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से ये अलग अलग स्ट्रेटजी बनेगी। अब अगर इंग्लिश की मैं बात करूं और आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, तो कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए आपको स्किमिंग करना जरूरी है, जिसमें आप 3 से 5 मिनट नहीं लगाना फिर, क्योंकि ये अलग पार्ट हो गया। तो स्किमिंग जब आप कॉम्प्रिहेंशन का कर रहे होंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर आपको पूरी स्किमिंग करनी होती पैराग्राफ की। और फिर उसके 30 सेकंड भी ज्यादा ही है, 20 से 30 सेकंड मान के चलिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो 3 से 5 रखा हुआ है कि पूरे पेपर का थ्रू द पेपर, ये अलग अलग पेपर, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, अलग अलग एग्जाम के हिसाब से ये वेरी करेगा। अगर आप एसएससी के लिए पूछ रहे हैं तो एसएससी में इंग्लिश सेक्शन के कॉम्प्रिहेंशन में स्किमिंग ठीक है। क्लोज टेस्ट में थोड़ी बहुत स्किमिंग आप कर सकते हैं, बाकी चीजों में तो आपको क्वेश्चन आते ही आपको जो आपकी स्ट्रेटजी होती है उसको फॉलो करना होता है। दूसरा आपका है आइडेंटिफाई। क्या करना है, इजी क्वेश्चंस यू नो वेल। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है आसान आसान से क्वेश्चन जिनको आप बेहतर से जानते हैं। ठीक है, मीडियम क्वेश्चन रिक्वायरिंग सम टाइम सम थिंकिंग। जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको हमेशा सबसे लास्ट में टैकल करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो एकदम ठान लेते हैं कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन लगा है उसी सीक्वेंस में आंसर करेंगे। ऐसा नहीं किया जाता मेरे भाई। आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपने एग्जाम से पहले 150 पेपर लगाए होंगे, हजारों की तादाद में वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपको पता होता है कि कैसा क्वेश्चन आपके लिए इजी है, कैसा मॉडरेट है, कौन सा हाई लेवल है। जो इजी क्वेश्चन है उसको तुरंत आंसर करो, जो मॉडरेट क्वेश्चन है उस पर भी एफर्ट लगाओ, लेकिन जो हाई लेवल क्वेश्चन है उसको कभी भी उसमें मत फंसो, उसको सबसे लास्ट में करेंगे अगर टाइम बचेगा तो। आप अगर 100 क्वेश्चंस का कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 100 के 100 हाई लेवल नहीं होते हैं, उसमें 10-15 ही हाई लेवल होते हैं। यानी कि 85 क्वेश्चंस आपके इजी टू मॉडरेट हैं, जिसको आप आराम से 85 क्वेश्चंस को
50 मिनट से भी कम टाइम में आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप हाई लेवल में फंस गए तो आप वो 85 क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हाई लेवल पूरा समय खा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, आपको इस सीक्वेंस में पहले इजी लेवल निपटाना है, मॉडरेट आए उसको भी निपटाना है, और उसके बाद हाई लेवल जैसे ही दिखे हाँ कि ये, क्योंकि आपको पहले से पता है कैसे टॉपिक्स में आप फंसते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस में आप उलझते हैं, आप उसको तुरंत स्किप करें, लास्ट में करेंगे टाइम होगा तो। सेकेंड स्टेप है आपके लिए अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस, जो कि मैंने बता दिया, ये आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा जब आप इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपको दिखेगा ना कि अभी तो 20 मिनट हुआ है और आप 50 क्वेश्चन करके बैठ चुके हैं, आप 40 क्वेश्चन करके बैठ गए, तो आप में कॉन्फिडेंस अलग से ही आ जाएगा। सिक्योर करें क्विक मार्क्स, जितना जल्दी जल्दी आप जितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन क्वेश्चन दैट आर टू हार्ड अपफ्रंट, जो हार्ड लगे उसको तुरंत स्किप करो, लास्ट में टाइम होगा तो किया जाएगा। स्टेप नंबर तीसरा, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली, हर क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करिए दोस्तों, उसके डायरेक्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करिए। क्यों? कहते हैं अंडरलाइन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चीजों को समझते हुए आगे चलिए। चेक इफ देयर आर नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट, एक्सेप्ट, लीस्ट या मोस्ट। तो यहां पे क्या करना है आपको, यानी कि आपको कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके यहां पे कुछ इस टाइप के वर्ड्स, इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इनसे ऑप्शंस को बड़े आसानी से घुमाया जा सकता है। कि नॉट शब्द लिखा हुआ है, नॉट से जैसे उसमें पूछ लिया कि बताइए कि नॉट सिनोनिम क्या होगा या नॉट एंटोनिम क्या होगा, है ना, नॉट ट्रू कौन सा ऑप्शन है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको उलझा सकते हैं। तो ये शब्द एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट दिस, आप बताइए कौन सा आंसर है। तो डायरेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। लुक फॉर ट्रैप्स और मिसलीडिंग ऑप्शंस, ट्रैप्स और मिसलीडिंग से बचिए मेरे भाई। ऐसी चीजें जो उलझा सकती है, फंसा सकती है, उनको हमेशा लास्ट में करेंगे या तो छोड़ देंगे, क्योंकि समय उतना नहीं होता है कि फुर्सत में बैठ के सारे क्वेश्चंस को किया जा सके, राइट। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में आपको लगता है या किसी टॉपिक में लगता है आप फंस सकते हैं, तो आते ही उसको छोड़ना है, लास्ट में करेंगे। पहले आप 80-85 करके डन करके फ्री हो जाइए। स्टेप 4 कहता है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एलोकेट टाइम बेस्ड ऑन मार्क्स। फॉर एग्जांपल आप मार्क्स के हिसाब से, अच्छा यहां पे क्या है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हर क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो मार्क्स तो इक्वल हो गए, तो आप वहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम डिवाइड करते हैं। सबके लिए अलग अलग कहानी, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग चीजें होती है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से कि अगर ये जीएस का सेक्शन है तो मैं 5 से 6 मिनट दूंगा जीएस में पूरे सवाल करने में। इंग्लिश का सेक्शन है मैं 8 से 10 मिनट दूंगा। रीजनिंग का सेक्शन है मैं 12 से 15 मिनट दूंगा। मैथ्स का सेक्शन है मैं 20 मिनट तक चला जाऊंगा। तो इस तरीके से करके आप सब्जेक्ट वाइज टाइम को डिवाइड कर देते हैं, तो ये चीजें अलग अलग हो जाती है किसके लिए कितना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक अंदाजे से कि भैया 1 नंबर का है तो उसके लिए 1/2 मिनट का एवरेज, क्योंकि 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस करना है, ऑन एन एवरेज देखिए तो एक क्वेश्चन पे आपको आधा मिनट मिल रहा है। तो ये एक एवरेज है कि इतना अगर है तो किसी भी में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये उनकी बात कर रहे हैं जिसमें आप जैसे मैथ्स हो गया, हाँ फंसाने वाले क्वेश्चन तो भाई कोई 1 मिनट भी लिया तो कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट वाला पार्ट होता है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डू नॉट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, मार्क इट एंड रिटर्न लेटर। हमेशा मार्क करो, बाद में आएंगे इस नंबर के क्वेश्चन पे, आप उसको साइड में लिख के रख लो ना, आप उसको ऐसे छोड़ो नहीं, है ना। मान लीजिए अभी पैटर्न चेंज हुआ, कुछ नया स्क्रीन आ गया, नहीं समझ में आ रहा है कौन सा किया कौन सा छोड़ा, तो आप क्या करो लास्ट में साइड में कॉपी में लिख लिया करो कि भैया हमने 34 नंबर छोड़ दिया, हमने 51 नंबर छोड़ दिया, तो बाद में उसको रिटर्न आके देखेंगे कौन कौन सा छोड़ा था, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगला स्टेप है सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज। देखिए कहते हैं इलिमिनेट रॉन्ग आंसर्स फर्स्ट, हमेशा रॉन्ग आंसर्स को पहले इलिमिनेट करते जाओ तो आपके लिए करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इफ अनश्योर यूज एजुकेटेड गेसिंग, भाई वो कैलकुलेटेड गेस जो होता है वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं तुक्का नहीं लगाना चाहिए, मैं कहता हूं कैलकुलेटेड तुक्का अगर आपको आता है तो भाई साहब आपके 2-4 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। कैलकुलेटेड तुक्का पे मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से ये चीज अप्लाई किया जा सकता है, और ये अगर मैं एसएससी की बात करूं तो इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति आप कभी देखे हो तो उसमें होता नहीं कि देखो इसके होने के चांसेस कम लग रहे हैं, बी वाले के होने के चांसेस लग रहे हैं नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा ऐसा था, तो जहां तक मुझे लग रहा है सर ऑप्शन सी होगा। और ऐसे केसेस में अगर 10 क्वेश्चंस को तुक्का लगाया गया तो 7 सही हो जाते हैं, 3 फिर भी गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं तुक्का 100% सही होता है, लेकिन वो 7 जो सही हो गए ना
तो आप अगर नेगेटिव पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे तो आप प्लस में रहेंगे, बट ये वही कर सकता है जिसको कैलकुलेटेड तुक्का आता है दोस्तों। आगे आइए, अवॉइड चेंजिंग आंसर्स अनलेस यू आर श्योर द फर्स्ट वन वाज रॉन्ग, तभी आप चेंज करें, अदरवाइज ये सब चीजों से बचें, अदरवाइज मिस्टेक कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। फॉर सब्जेक्टिव आंसर जैसे कहता है स्ट्रक्चर द आंसर क्लियरली, राइट शॉर्ट प्रिसाइज पॉइंट्स। अब ये देखो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये केवल एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये हर प्रकार के एग्जाम वालों के लिए है, जिनका ऑब्जेक्टिव भी होता है, जिनका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो ये उनके लिए भी ये काम करेगा कि भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट आंसर्स प्रिसाइज पॉइंट्स पर फोकस करते हुए लिखिएगा। लेकिन जिनका केवल ऑब्जेक्टिव है उनके लिए ये पॉइंट है ही नहीं। इट अलाउड यूज डायग्राम्स और टेबल्स वेयर अप्रोप्रिएट, जहां पे जिस एग्जाम के लिए जो चीज सही बैठ रही है। फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स प्रॉब्लम कहते हैं राइट ऑल स्टेप्स प्रॉपर से उसको, क्योंकि ये जिनके लिए होता है, ये राइटिंग वाले पार्ट से, ये उन वाले बच्चों के लिए है। डबल चेक कैलकुलेशंस, अब आपके लिए यहां पे क्या है कि भाई आप आराम से पहले अपना पेपर में जब सॉल्व करें तो ये सेकंड वाला पॉइंट आपके लिए जरूरी कि डबल चेक कैलकुलेशंस एक बार अगर क्विक चेक में काम हो सकता है तो जरूर कर डालिए उसको, ठीक है। अगला पॉइंट है रिव्यू। रिव्यू कैसे करना है? इफ टाइम परमिट्स गो बैक एंड रीचेक, इफ टाइम परमिट्स। हालांकि आज के समय में होता ही नहीं टाइम इतना ज्यादा, राइट, लास्ट के 5 मिनट बच जाए बहुत बड़ी बात है एसएससी वगैरह में, राइट, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं। बट कोई ऐसा एग्जाम अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं टाइम अभी हमारे पास आधा घंटा बच गया, तो भाई आप एक बार रीचेक करो, बैठ के यूं करके बैठने की बजाय अपना जो किया है उसको रीचेक कर लो, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। अनआंसर्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उसको देख डालिए, मिस रेड क्वेश्चंस उसको एक बार देख डालिए, कैलकुलेशन एरर कहीं पर करी हो आपने तो उसको देख डालिए, किसी पे थोड़ा बहुत डाउट है उसको देख डालिए। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे, जो आपको नहीं आते उसको फिर से देखिए, क्या पता इस बार आ जाए। तो ऐसी चीजें होती है जिससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। मेंटल टिप्स आपके लिए कुछ है दोस्तों। पहला, स्टे पॉजिटिव थ्रू आउट, ये बहुत जरूरी है। किसी भी कंडीशन पे, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन पे आपका जो मेंटल स्टेटस है वो डाउन नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट योर एग्जाम टाइम आपको पॉजिटिव रहना है दोस्तों। आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपका दिमाग आपके लिए काम कर पाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी घबराहट आया, आपकी सांस ऊपर नीचे होना शुरू हुई, तो उसके लिए भी आपके लिए है डोंट वरी अबाउट अदर्स प्रोग्रेस। आप कभी कभी क्या होता है, आप बगल वाले को देखते हो वो खटाखट हर 20 सेकंड में एक टिक मार दे रहा है, हर 5 सेकंड में एक टिक मार दे रहा है, तो आपको लगेगा बाप रे उसने तो 25 टिक मार दिए, मेरे तो 5 ही हुए। भाई वो तुक्काबाजी भी खेल सकता है, हो सकता है उसने कुछ ना पढ़ा हो और वो बस ऐसे ही तुक्का मार के 100 आना चाह रहा है, जय माता दी ऑप्शन नंबर सी ऐसे खेल रहा हो वो। तो आप इसलिए परेशान मत होइए, आप अपना कॉन्फिडेंट रहिए, किसी और की प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे तो और बर्बाद कर डालेंगे वहां पे, इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना है। इफ यू ब्लैंक आउट अगर किसी ऐसी सिचुएशन पे आप एकदम ब्लैंक आउट हो जाए, मान लो हो ही गई एंग्जाइटी, ह्यूमन है भाई, इंसान है, शरीर है, कोई रोबोट तो है नहीं कि जो फिट कर दिया वही चलेगा, कोई सेटिंग तो हुई नहीं है, हो गई फीलिंग्स है, इमोशंस है, कोई टेंशन आ गई कहीं से, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पॉज लेना है, सब एकदम से रख दो पेन वेन, आराम से पॉज लो कुछ सेकंड के लिए, टेक अ डीप ब्रेथ लो भाई साहब, 4-6 बार 10 बार डीप ब्रेथ लो एंड फिर आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी इट वर्क्स। ये 2 चीजें कर लो, आप थोड़ा सा पॉज लो, बिल्कुल नहीं आपको उस समय कुछ करना है, आपको 5-10 सेकंड 20 सेकंड का ब्रेक देना है तुरंत आपको, और डीप ब्रेथ लेना है। आपके दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा मेरे भाई, पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जरूर करिएगा मेरे भाई, अगर किसी भी तरीके से आपको दिक्कत होती है तो। बोनस है आपके लिए, लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं यहां पे। पहला पॉइंट क्या है कि अप्रोच इट एज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नॉट फाइटिंग अ बैटल। ये आपका कोई युद्ध नहीं है मेरे भाई, एग्जाम में कोई युद्ध नहीं है कि नहीं हो पा रहा है तो वहीं पर पटक दिया मुक्का टेबल पे कि अरे पता नहीं पूरा बर्बाद हो गया साल इस साल का भी। कोई युद्ध नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम है और कुछ नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा परेशान इतना ज्यादा मत होइएगा, एग्जाम को एग्जाम के बराबर ही उसको वरीयता दीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस दीजिए, उससे ज्यादा उसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई बैटल नहीं है कि आपके नाम पे जो आपके पुश्तैनी जमीन है वो छिन जाएगी आपसे, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए आराम से रिलैक्स रहिए, हमेशा याद रखिएगा कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी इज इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस। मैंने सक्सेस का यहां पे फॉर्मूला नहीं लिखा कि स्पीड एंड नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस, क्योंकि उससे पहले जो जरूरी है स्पीड नॉलेज प्लस इज इक्वल टू सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, वो जरूरी लाइन है कॉन्फिडेंस प्लस क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस, एंड वेयर देयर इज बेटर परफॉर्मेंस देयर इज सक्सेस।
तो इसलिए मुस्कुराइए मेरे भाई, क्योंकि आपके पास ये वीडियो की सारी चीजें, सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे समझ चुके हैं यहां पे, और अब आप कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपके एग्जाम का रिजल्ट बदला जा सके। हमेशा वही करेंगे जो आपके लिए भले का है, और कभी किसी तरीके से अगर एंग्जाइटी होती है तो दिए गए सजेशंस को आप जरूर फॉलो करेंगे। मेरा नाम, जैसा कि आपको मैंने बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, और इंग्लिश का एक एक चीज आप मुझसे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी यूट्यूब पे जो क्लास होती है डेली बेसिस पे 11:30 बजे चल रही है लाइव, और ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में दृष्टि लर्निंग ऐप पर हमारा कंप्लीट बैच भी है, फाउंडेशन का सारे सब्जेक्ट्स के साथ, और इंडिविजुअल इंग्लिश का बैच बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है, फुल बैच है दोस्तों। तो आप यहां पर दृष्टि लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई भी इंक्वायरी होती है तो दिए हुए इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज के जिस सोच के साथ आपने ये वीडियो को क्लिक किया, वो आपकी सोच, वो आपकी डिमांड, वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। इस वीडियो को केवल अपने तक मत रखिएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुंच जाए ये वीडियो, ये सारी बातें, ये सारे सजेशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में कुछ और शानदार टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद साथियों।